कुछ नाजरीन आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खास मुलाकात। नाजरीन, पिछले 2 महीने से ज्यादा अरसे से किसान अपनी मांगों को लेकर ज़राई कवानीन के खिलाफ एहतिजाज कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली का 26 जनवरी को हंगामा भी होता है और उसके बाद बहुत हद तक किसानों की तहरीक की जो नौयत है वो बदल जाती है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर किसान जो मांगे लेकर एहतिजाज कर रहे हैं, किसानों का यह मसला हल क्यों नहीं हो रहा है। कई बार सरकार और किसान तंजीमें बातचीत के टेबल पर भी आई हैं, लेकिन यह मसला आखिर हल क्यों नहीं हो रहा है, इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। आज मेरे साथ इस इशू पर बातचीत करने के लिए खास मुलाकात में बहुत अहम शख्सियत, किसानों के मसले लगातार उठाते रहे, आरएलडी के नायब सदर और साबिक रुकने पार्लियामेंट जयंत चौधरी साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जयंत चौधरी साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में सर आपका बहुत इस्तकबाल है। जयंत चौधरी जी, शुरुआत हम लोग यहीं से करेंगे कि किसान पिछले 2 महीने से ज्यादा अरसे से लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतिजाज कर रहे हैं। इस बीच में हमने 26 जनवरी को भी देखा कि किस तरह से दिल्ली में हंगामा हुआ। मेरा सबसे पहले सवाल यह है कि आखिर सरकार और किसानों के बीच में बात बन क्यों नहीं पा रही है। देखिए, ये तो उसकी जवाबदेही तो सरकार ही तय करे, क्योंकि सरकार ही उस पोजीशन में है जी। जो वार्ता लगातार किसान नेताओं के साथ उनकी असफल रही हैं, वो मुख्य रूप से मतलब बाहर बैठ के जो लग रहा है और किसानों के बीच जब मैं गया हूं तो जो मुझे महसूस हुआ जी। वो ये है कि सरकार कहीं ना कहीं एक जिद पे अड़ी हुई है। और सरकार जब निगोशिएट कर रही है तो जो लोग निगोशिएट कर रहे हैं उनके पास एक लिमिटेड मैंडेट है। पहले ही उनके हाथ बांध दिए जाते हैं और उनको बताया जाता है कि आप कानून वापस नहीं करेंगे और इन शर्तों के साथ ही आप बातचीत करेंगे जी। तो जब इतना ऊपर से डायरेक्शन दिया जा रहा है तो फिर आप ब्लेम किसको करो? क्या आप श्री नरेंद्र तोमर जी को ब्लेम करेंगे या किसी अफसर को ब्लेम करेंगे या किसानों को ब्लेम करेंगे या जो शीर्ष नेतृत्व है, जो प्रधानमंत्री जी की एक टीम है, आप उसी को ब्लेम करेंगे? आखिर 11 बार बातचीत की टेबल पर आते हैं बेशक, और किसान बार बार यही कहते हैं कि जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा वो अपना धरना, वो अपना आंदोलन, अपनी इस तहरीक को खत्म नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ क्या आपको यह नहीं लगता है कि सरकार भी अपनी जिद पर एक तरह से अड़ी हुई है, सरकार भी अपने कदम पीछे वापस नहीं लेना चाह रही है? देखिए, आपको ये देखना पड़ता है कि जब नेगोशिएशन होता है, जो 2 लोग बैठ के बातचीत करते हैं, तो दोनों पे देने को क्या है? सही। किसान के पास तो कुछ नहीं बच रहा। जो किसान संगठन यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, 2 महीने से यहाँ बैठे हैं, आप सोचिए उन पे क्या बीत रही होगी। उनके लिए आसान नहीं है ये सब कुछ करना। तो इन परिस्थितियों में वो घर को छोड़कर आए हैं, अपने काम को छोड़कर आए हैं, उनके परिवार के लोग भी चिंतित हैं उनके लिए। और जब मैं गया हूँ, सिंघू गया हूँ, मैं बड़ौद गया हूँ, मैं गाजीपुर गया, शाहजहांपुर गया, मैंने बहुत छोटी छोटी बातचीत लोगों से करी, ये जायजा लेने के लिए कि उनका हौसला क्या है, उनका मन क्या है, वो क्या चाहते हैं। तो सीधी सी बात है, वो उनके पास और कोई रास्ता नहीं है, वो वापस लौटेंगे नहीं। वो तय करके आए हैं कि ये कानून की हम स्वीकार्यता हमारे यहाँ बीच में नहीं है, किसान नहीं चाहते इन कानूनों को, हम नहीं समझ पा रहे इन बातों को, तो इसलिए हम अपनी मांग करने आए हैं। और लोकतंत्र में अधिकार होता है, ये नहीं है कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम और पार्लियामेंट ने जो फैसला ले लिया अब जबरदस्ती सब पे थोपा जाएगा। नहीं, हमेशा हर नागरिक का अधिकार होता है। पार्लियामेंट द्वारा पारित कानूनों का भी वो विरोध कर सकते हैं, वे सरकारों पर दबाव बना सकते हैं। सरकार का अधिकार है, आप कानून लाओ, लेकिन वहीं सरकार को सोचना चाहिए कि जिनके लिए आप कानून ला रहे हो, जब वही उस कानून को स्वीकारना नहीं चाहते, तो कहीं ना कहीं सरकार को ही मैं ब्लेम करूंगा। किसान तो पीछे हट ही नहीं सकते, उनके लिए तो अस्तित्व का प्रश्न है। उनको लग रहा है कि हमारी मंडी व्यवस्था खराब हो जाएगी, हमें भाव कभी मिलेगा नहीं, हम बंधक बन जाएंगे एक दूसरी व्यवस्था के सामने, हम कमजोर पड़ जाएंगे, हमारी जमीनें भी जो है खतरे में आ सकती हैं। ये सारी चीजें हैं और इस बीच में किसान भी बहुत अविश्वास कर रहा है सरकार पे। बिल्कुल, क्योंकि सरकार ने पिछले 6-7 सालों में उनका विश्वास सरकार जीत नहीं पाई। तो जब आप बात कर रहे हैं और विश्वास भी नहीं कर पा रहे और दूसरा पक्ष जो है बिल्कुल अड़ा हुआ है, अड़ियल है कि नहीं ये तो हमारी लक्ष्मण रेखा है, तो हल कैसे निकलेगा?
बिल्कुल। बल्कि ऐसा लगता है अबू जी कि सरकार बातचीत इसलिए कर रही है ताकि दुनिया को, इसी बात पर होता है कि ये कानून बना है किसानों के लिए, किसान ही इस कानून से डर रहे हैं, किसान ही इस कानून पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, फिर भी सरकार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। सवाल तो इसी पर खड़ा हो रहा है। मेरा सवाल जयंत चौधरी जी यह है कि आपने तस्करा पार्लियामेंट का किया, वही पार्लियामेंट जहां से यह कानून बना था, जहां यह कानून पास हुआ था, अब दोबारा से पार्लियामेंट में मामला पहुंचा है। सड़क पर तो यह मामला नहीं हल हुआ, लेकिन अब अपोजिशन और सरकार आमने सामने है। क्या आपको लगता है कि अब यह मामला पार्लियामेंट में हल होगा? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, पॉलिटिकल सेटलमेंट ही रास्ता है और मतलब राजनीतिक रास्ते ही तो हमें तलाशने पड़ेंगे। सरकार पे एक दबाव सभी पार्टियों को जो विपक्ष में बैठी हैं एकजुट होकर करना चाहिए और जो भी मौका मिल रहा है, जो भी मंच हमें मिल रहा है, उसका प्रयोग करके ये एहसास दिलाना चाहिए सरकार को कि इसका उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। तो अल्टीमेटली सरकार में वो रहना भी चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम कंटिन्यू करें, चुनावों का भी उनको सामना करना है और ये एक बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। फार्मर की एक बहुत बड़ी पहचान है इस देश में है। ये वही फार्मर है जिसने चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री भी चुना और इसकी अपनी एक राजनीतिक हैसियत है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि अगर पार्लियामेंट में कोई उठाता है तो निश्चित तौर पे जो किसान भी जो बैठे हैं धरना स्थल पे, उनको लगेगा कि हमारे साथ कोई है, उस देश की सबसे बड़ी पंचायत में हमारी आवाज उठाई जा रही है। बिल्कुल। जयंत चौधरी साहब, आपने एक बयान में कहा कि आप उन पार्टियों की और बाकी अबू जी मैं जो पहले बना रहे हैं, जो लोग इस वक्त किसानों के साथ नहीं खड़े हैं, जो किसानों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो कौन ऐसे लोग हैं जो लोग किसानों के साथ नहीं हैं? कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी आप डायरी तैयार कर रहे हैं, जिनके नाम लिख रहे हैं? नहीं, मैं आंदोलन के स्थल पे जब गया जी, तो वहां मैंने जो जिम्मेदार लोग थे उनको एक डायरी सौंपी और कहा कि मैं ये बात कह सकता हूं और आप दूसरे दलों पे भी ये दबाव बनाएं कि वे भी स्पष्ट करें। और मैंने उनको कहा कि आप मेरे नेताओं के नाम लिखिए जो आ रहे हैं और उन्हीं में से हम चयन करेंगे। हम चाहते हैं कि जो लोग आज समाज के काम आए, चुनौतीपूर्ण इस वक्त में आपके साथ खड़े हों, उनका आप चिन्हित कीजिए, उनको हम आगे बढ़ाएं पॉलिटिकली। आखिरकार पॉलिटिक्स तो इश्यूज की होनी चाहिए ना, और इससे बड़ा कोई असली मुद्दा नहीं है। ये सीधा उनकी जीविका को प्रभावित करने वाला मुद्दा है। वे लोग सड़क पे बैठे हैं और आज तो बल्कि मैंने जब वहां बड़ौत की बात है घटनाक्रम, और मैंने वहां जाके ये भी कहा कि आप बीजेपी के नेताओं को, उनके पदाधिकारियों को, जिलाध्यक्ष को बुलाइए, धरना स्थल पे उनको आना चाहिए, पहुंचना चाहिए, वो अपनी बात बताएं, आपकी बात सुने, या तो वे अपने दल में उस बात को वो पहुंचाएं ऊपर तक या वे आपके साथ खड़े हों। तो दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और मुजफ्फरनगर की पंचायत में तो मैं यहां तक गया कि मैंने जो हमारी परंपराएं हैं, मैंने लोटा लेके, जो है नून लोटा कहते हैं देसी भाषा में उस बात को, कि प्रतिज्ञा दिलवाई लोगों को कि जो आज आपके साथ नहीं है, सामाजिक दबाव आप उन पे बनाएंगे। लेकिन किसानों के इस मामले पर सियासत भी हो रही है, पॉलिटिक्स भी हो रही है। हमने देखा कि शिवसेना के लीडर गाजीपुर बॉर्डर पहुंच जाते हैं किसानों से मिलने के लिए। कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है किसानों के इस इश्यू पर। वेस्ट बंगाल में चले जाइए तो ममता बनर्जी असेंबली में करारदाद पेश करती हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस मामले पर पॉलिटिक्स भी हो रही है, लोग एक मौके की तरह से इसे देख रहे हैं? बिल्कुल हो रही है, होनी भी चाहिए। इसमें मैं तो कोई गलत मानता ही नहीं। वे कोई आतंकवादी तो है नहीं, कोई अपराधी तो है नहीं। उनसे मिलने जाना और उनका हौसला बढ़ाना, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। जब किसानों का हाथ अगर सरकार छोड़ देगी तो विपक्ष की जिम्मेदारी है उनका हाथ पकड़कर हम वहां खड़े रहें। और बल्कि जब जो आंदोलनकारी हैं उनके नेताओं की अगर इच्छा है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को ज्यादा एंटरटेन नहीं करना चाहते, तो फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने अलग पॉलिटिकल कार्यक्रम बनाएं और गांव-गांव में जाके लोगों को बताएं, प्रचार करें। और इसलिए मैंने तो अपने लगातार कार्यक्रम लगाए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पहले दौर में मैं निकल पड़ा हूं और गांव-गांव जाऊंगा, बड़ी पंचायत भी करूंगा और लोगों को बताऊंगा कि इन कानून का प्रभाव उन पे क्या पड़ने वाला है। और ये सबकी जिम्मेदारी, इसमें तो मैं समझता हूं कि सराहना करनी चाहिए जो भी वहां आ रहा है। कोई गलत काम नहीं है उनका। सभी पार्टीज को वहां जो जिम्मेदार हैं उनकी जवाबदेही बनती है उन किसानों के प्रति। किसान उनका वोटर भी है, उनको उनके बीच पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। जयंत चौधरी जी, आप ये भी मानते हैं कि किसानों की सियासी ताकत जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक इस तरह के मसले हल नहीं होंगे या किसानों के मसले हल नहीं होंगे? तो किस तरह की सियासी ताकत किसानों की आप चाहते हैं? क्या किसान अपनी एक पार्टी बनाए
या जो सपना चौधरी चरण सिंह जी का था, अजीत सिंह जी का जो ख्वाब था किसानों को लेकर, क्या उस सपने को बढ़ाने के लिए किसानों की सियासी ताकत होनी चाहिए? देखिए, सियासत हमेशा किसी ना किसी पहचान को लेके हुई है। पहले एक एलिट कल्चर था, एलिटिस्ट के हाथ में सत्ताएं थी और वही लोग राजनीति में दखल देते थे। फिर एक पूरा एक मूवमेंट चला, सामाजिक आंदोलन हुआ। जयप्रकाश नारायण जी की अपनी एक भूमिका थी उस समय, एक डोमिनेंट पार्टी कांग्रेस को उन्होंने नौजवानों को जोड़ कर एक रास्ता दिखाया, एक विकल्प दिया। और चौधरी चरण सिंह जी की तो पूरे जीवन भर की यही कोशिश थी। और आज भी आप देखेंगे दूसरी पार्टियों में वो नेता हो सकते हैं, लेकिन उनकी शुरुआत, उनकी पहचान चौधरी चरण सिंह जी के साथ है। जब उन्होंने पहली बार चौधरी साहब ने उनको टिकट दिया होगा या चुनाव लड़ाया होगा या जिताया होगा, तो ये कोशिश होनी चाहिए कि ग्रास रूट्स पॉलिटिक्स हो, ग्रास रूट से निकल के लोग निकले। और देखिए, किसान सिर्फ मतदाता नहीं है, वो भेड़ की तरह सिर्फ जो है ट्रेंड जो शहरों का बन रहा है या जो भावना हम लोग बना रहे हैं उस अनुसार चलने वाला आदमी नहीं। वह खुद नेतृत्व की क्षमता किसानों के अंदर है। आज किसान परिवार में गांव के बच्चे सब कुछ कर रहे हैं जो कोई शहर का बच्चा कर सकता है, जो कल्पना कर सकते हैं। वो उस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में भी कम्पीट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो अब वो स्थिति नहीं है और इसलिए मैं मानता हूं कि किसान को सोचना होगा कि किस आइडेंटिटी, किस पहचान को लेकर उनको पॉलिटिक्स करनी है। तो मैं समझता हूं कि अपने मुद्दों को पहचान करके किसान बिल्कुल वोट बैंक बनना चाहिए, किसान लीडरशिप इमर्ज करनी चाहिए। इसमें लोकदल की अपनी भूमिका है और इसमें और भी पार्टीज को सोचना चाहिए कि स्पष्ट करें। हमारे देश में जब चुनाव होता है बुजी, मैनिफेस्टो पे गौर ही नहीं होता। सही, पार्टी की विचारधारा क्या हम सोचते ही नहीं है। हम उस नेता को पसंद करते हैं जिसे पसंद करते हैं, या जो हमारे बीच में शादी ब्याह में जाता है, घूमता है, पैसे खर्च करता है, शराब लुटाता है, उसको वोट चली जाती है। नहीं, तो मुद्दों की बात होनी पड़ेगी ना। बिल्कुल सही कहा कि यूपी और बिहार की सियासत तो इसी तरह की है कि नेता वही समझा जाता है जो आपकी खुशियों में शामिल हो, आपकी शादी ब्याह या इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें शामिल हो। बहुत अच्छी बात है। जयंत चौधरी जी, मैं दिल्ली हंगामे पर आपसे बात करना चाहूंगा कि आपको नहीं लगता है कि 2 महीने की किसानों की जो मेहनत थी, जो पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा था, 26 जनवरी के दिल्ली हंगामे ने उस पर पानी फेर दिया एक तरह से? नहीं, देखिए, एक बड़ा लंबा मूवमेंट चला है, लोगों ने बहुत धैर्य भी रखा अब तक। और लोगों को, किसानों को ये उम्मीद नहीं थी कि अब तक जो है बैठना पड़ जाएगा। उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ रास्ता निकलेगा, सरकार को हम मना लेंगे। तो बहुत लंबे अरसे से लोग बैठे हैं और उनके ऊपर भी मानसिक तनाव है, उनके ऊपर भी प्रताड़ना उन्होंने सहन की है, बहुत तरह की उनको क्या क्या नहीं अपशब्द कहे गए। और जब सरकार ही अगर उसमें शामिल होगी, इस तंत्र में जो उन पे इल्जाम लगाएगी, तो वे और कमजोर महसूस करेंगे। तो ये सारी भावनाएं उनके मन में थी। उसके बाद 26 जनवरी की जब तारीख आई तो जो घोषित कार्यक्रम हुआ, लोगों को आशा लगी, अच्छा लग रहा था कि भाई गणतंत्र में हम हैं, हम भी हिस्सेदार हैं और इस त्योहार को हम भी मनाना चाहते हैं। इस पावन पर्व में हम भी अपनी देश की राजधानी में जाएंगे। तो ये एक हर्ष और उल्लास का एक माहौल था। निश्चित रूप से जो हिंसा हुई है उससे मुद्दे से ध्यान भटकाया गया लोगों का, लेकिन अब दोबारा ट्रैक पे, पटरी पे आंदोलन आया है। जरूर उसकी जांच होनी चाहिए। जो लोग उसमें जो भी उपद्रव कर रहे थे उनको उसकी अपनी सजा मिलनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ मस्ट प्रिवेल। बिल्कुल। लेकिन जवाबदेही यहाँ सरकार की भी है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है पूरी चीज को, घटनाक्रम को देखते हुए, कि सरकार ही चाह रही थी कि कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसा हो जाए कि लोगों का, दिल्ली हंगामे से सरकार को एक मौका मिल गया और फिर सरकार, किसान जिस तरह से पिछले 2 महीने से पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं मौका नहीं मिल रहा था। दिल्ली हंगामे के बाद सरकार को एक मौका मिल गया नकेल कसने का, किसानों पर सख्ती करने का एक मौका मिल गया। इसलिए मैं पूछ रहा हूं ना, जब मोटिव है तो जो फायदा है, तो जिसको फायदा पहुंचा है उसकी जांच होनी चाहिए ना। फिर इन्वॉल्वमेंट किसकी है? किसान संगठन तो लगातार कह रहे हैं, किसान को भी तिरंगे का अपमान कर ही नहीं सकता। उसने तो देखा है तिरंगे की क्या कीमत है, आजादी की क्या कीमत है, उसने खुद चुकाई है और आज भी चुका रहा है। हमारे भाई, हमारे बच्चे गांव के निकल के अपने जो है शहादत दे रहे हैं, देश के लिए दे रहे हैं। और तिरंगा लेके गांव से निकल के यहाँ आए, आज भी तिरंगा है। हर स्थान पे आप जाएंगे तो तिरंगा लहरा रहे हैं। तो राष्ट्रीयता की भावना में किसान से कौन मुकाबला कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। कुर्बानियों में कोई नहीं कर सकता। तो ये कहना कि भाई किसान ने अपमान कर दिया तिरंगे का, मैं तो समझता हूं, आप देखिए देश में जब हर साल 13-14 हजार किसान आत्महत्या करते हैं, वो क्या है? वह भी तो तिरंगे का अपमान है। तिरंगा तो एक प्रतीक है।
बिल्कुल। जहां राष्ट्र कमजोर होगा वहां तिरंगे का अपमान होगा। अगर किसानों की अनदेखी होगी वह तिरंगे का अपमान होगा। आज किसान का साथ ना देना, आंदोलन से बच के रहना, 2 महीने तक किसानों को हम मजबूर करना कि आप बैठो सड़क पर, यह भी तिरंगे का अपमान है। जयंत चौधरी जी, क्या आपको लगता है कि दिल्ली के बाद हमने देखा कि दिल्ली हंगामे के बाद सरकार और किसानों में बातचीत चल रही थी, पहले 11 दौर की बातचीत हुई, लेकिन दिल्ली हंगामे के बाद यह बातचीत एक तरह से रुक सी गई है, ब्रेक सा लग गया है। क्या आपको नहीं लगता है कि बातचीत से ही मसले का हल निकलेगा? अब यह बातचीत शुरू कैसे हो? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अभी बयान दिया और मतलब बाहर से आप बयान को देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि प्रधानमंत्री ने पहल की है और उसी तरह से मीडिया ने उसे दिखाया कि प्रधानमंत्री की सोच किसानों के लिए अच्छी है और वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि आप उस बयान को जरा देखें, वो कह क्या रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो हमने पूर्व में ऑफर दिया है 18 महीने तक टालने का, हम आज भी वो ऑफर स्टैंड करता है। उस ऑफर को, उस विकल्प को तो पहले ही लोग नकार चुके हैं। वो कह चुके हैं कि 18 महीने की हम कोई शर्त जो है इसको स्वीकारना नहीं चाहते। और 18 महीने क्या होता है? आप सुप्रीम कोर्ट को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो कानून बनाने की प्रक्रिया में? आप सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दोगे, 18 महीने बाद इन्हीं किसानों को कह दोगे कि हमारी तो मजबूरी है, हम तो एफिडेविट दे चुके, कानून तो बन जाएंगे। तो मतलब ये एक तरह से कहना ये है कि हम आज नहीं मारेंगे, 18 महीने बाद तुम्हें कुछ लेंगे। तो कौन इस बात को मान लेगा? तो प्रधानमंत्री फिर कहते हैं वी आर अ फोन कॉल अवे। अब वो फोन कौन उठाए, कौन सा नंबर डायल करे और कौन बातचीत कर पाएगा? ये तो जो सड़क किसान पे हैं वे कितने दूर हैं आपसे? बिल्कुल, उनके बीच जाइए, बात कीजिए। बिल्कुल। और शायद इसी वजह से आप कहते हैं कि आपका मुकाबला या किसानों का मुकाबला जो है वो महाझूठों से है, क्योंकि देखिए आय दुगनी होनी थी और 2016 में घोषणा की थी और पिछला भी जो बजट भी पेश हुआ है उसमें तो विभाग की कटौती कर दी है, कोई ऐसे आसार नहीं लग रहे। डीजल में आपने सेस बढ़ा दिया, लगातार भाव जो है रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्तर पे पहुंच चुका। यूपी की बिजली महंगी है, खाद महंगी है और लागत भी पूरी नहीं हो रही। तो उस अनुभव को आप देखोगे तो किसान तो यही सोचता है कि जो दावे हैं सरकार के खोखले हैं और बार बार हमसे झूठ बोला गया है। बिल्कुल। जयंत चौधरी जी, आपकी एक स्पीच मैं सुन रहा था 2-4 दिन पहले की स्पीच है जी, लोगों को बहुत बिल्कुल। उस स्पीच में आपने कहा कि किसानों को बहुत मजबूती से सरकार के खिलाफ ये लड़ाई लड़नी होगी, बल्कि उसमें आपने तस्करा किया कि गोरिल्ला लड़ाई एक तरह से जो लड़ी जाती है उस तरह से अब किसानों को लड़ना होगा। तो क्या वाकई सरकार और किसानों के दरमियान अब वाकई में जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है इसमें आर पार की ही लड़ाई होगी? लेकिन आप समझिए, जब ये एक इमेजरी होती है, ये एक लैंग्वेज होती है जो आंदोलन में यूज की जाती है। मैं कहीं भी हिंसात्मक आंदोलन का पक्षधर नहीं हूं और उससे मुद्दों से ध्यान भटकाया जाएगा और किसान भी इस बात को समझते हैं, कोई उस मन से यहां नहीं आ रहा दिल्ली की तरफ। वो कहने का अंदाज और तरीका ये है, मैं जो कहना चाहता था उसका मतलब ये है, अर्थ ये है कि उतार चढ़ाव आएंगे, कभी कभी हमें अपने स्वरूप को बदलना पड़ेगा, आंदोलन के रूप को बदलना पड़ेगा, कभी कभी एक कदम पीछे लेना पड़ेगा, कभी कभी 2 कदम हम स्फूर्ति से आगे बढ़ेंगे। तो अलग तरीके से इसको सरकार पे हमें दबाव बनाना है और चाहे वो सिग्नेचर कैंपेन हो, चाहे वो पॉलिटिकल मीटिंग्स हो, पंचायतें हों और चल रहे लगातार धरना हो, सोशल मीडिया के माध्यम से दायरा बढ़ाकर एक और लोगों को इन्वॉल्व करना हो अपने कैंपेन में, ये सारे तरीके हैं जो अभी तक काफी प्रभावी तरीके से इस आंदोलन में आप देख रहे हैं कि किसान और किसान के बच्चे, किसान पुत्र इन चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। जयंत चौधरी जी, आपके परिवार ने, चौधरी चरण सिंह साहब ने किसानों के लिए बहुत लड़ाई लड़ी, पूरी जिंदगी उसी के लिए एक तरह से वक्फ कर दी। लेकिन क्या आपको लगता है, आपने बहुत से आंदोलन भी देखे होंगे किसानों को, लेकिन ये जो आंदोलन चल रहा है, क्या आपको लगता है कि कुछ हटकर है ये आंदोलन? इस आंदोलन की कुछ चीजें बिल्कुल अलग हैं? देखिए, जिस व्यवस्था से ये आंदोलन चला है, जिस अनुशासन से चला है, ये अनोखा है, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ जहां कहीं भी होती है तो प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो जाती हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस में भी दिक्कतें आ जाती हैं, बट बड़े ऑर्डरली तरीके से। और देखिए, जो पंजाब से खास तौर से जो लोग आए हैं उनको दाद देनी होगी साहब। बहुत लोग को गर्व होना चाहिए
आप देखते हैं कि दिल्ली में जब वो सिख समुदाय, खासतौर से मैं बात कर रहा हूं, कि जब वे कोई त्योहार भी मनाते हैं जी, तो जिस साफ सफाई से वो करते हैं, बाहर अगर प्रोसेशन भी चल रहा है तो कभी ट्रैफिक ब्लॉक नहीं करेंगे, पीछे से सफाई करेंगे, और लंगर की सेवा चल रही है, गरीबों की सेवा कर रहे हैं, अपनी भी बात रख रहे हैं, तो काबिले तारीफ है। आंदोलन तो बड़े बड़े हुए हैं। आपको पता है कि चौधरी चरण सिंह जी ने एक सबसे बड़ी एक रैली करी थी दिल्ली में बोट क्लब में 1978 दिसंबर में, 23 दिसंबर में, और लाखों लोग दिल्ली में आए थे। अब और आज स्थिति यह है कि सरकार दिल्ली में घुसने नहीं दे रही, तो आंदोलन भी फर्क है और ये सरकार भी फर्क है। और सरकार होती तो बात अब तक कहीं ना कहीं हल निकल जाता। बिल्कुल, जिस तरह की तस्वीरें गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर से आ रही हैं, जयंत चौधरी जी, मुझे तो लगता है कि सरकार की इतनी तैयारी तो बॉर्डर पर भी नहीं होगी, सरहद पर नहीं होंगी। जिस तरह की तैयारियां किसानों को रोकने के लिए की जा रही हैं, नुकीली कीलें लगाई जा रही हैं, इसके अलावा वहां पर दीवारें खड़ी की जा रही हैं, और इसका देखिए एक कितना बड़ा असर पड़ता है। जो लोग वहां बैठे हैं वो क्या सोच रहे होंगे, और उनके मानसिक जो उनका तनाव कितना बढ़ गया होगा। और ये देश की राजधानी है, कोई राष्ट्र की सीमा तो है नहीं। बिल्कुल, उनके बच्चे भी यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं, कोई पढ़ रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई काम कर रहा है, सामान्य रूप से आना जाना उनका रहता है। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार तो उस काम को पक्का कर रही है और कह रही है कि हम नहीं हटेंगे, तुम यहीं बैठे रहो, चाहे 6 महीने बैठना पड़े, और हम सब नागरिकों के लिए असुविधा कर देंगे, इंटरनेट बंद कर देंगे, ताकि स्थानीय जो लोग हैं वो आपसे नाराज होना शुरू हो जाएं। क्या लगता है कि फिर मसले का हल निकलेगा कैसे? हम लोग नतीजे पर कैसे पहुंचेंगे? एक यात्रा में, एक जीवन की यात्रा में, एक राजनीतिक यात्रा में सब तरह के अनुभव होते हैं, और जो भी एक अच्छा आदमी होता है, व्यक्ति, इंसान होता है, वो उन बातों को मान लेता है कि हाँ, मुझसे गलतियां हुई हैं, या मुझे मौके मिले, सीखने को मौके मिले। अजीब स्थिति है कि अभी सरकार बैकफुट लेना नहीं चाहती, और इनके कोई रिवर्स गियर है ही नहीं, ब्रेक भी नहीं है, बस सीधा ही चलने जा रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि दुर्घटना हो जाएगी, तो खुद ही छलांग लगा रहे हैं, चट्टान से कूद रहे हैं। बड़ी अजीब स्थिति है, और कहीं ना कहीं सरकार को इस पे पॉज लेना पड़ेगा। एक पॉलिटिकल भी मैं नहीं समझ रहा, बीजेपी की भी लोग तंग है। मैं उनसे प्राइवेटली जब बात करते हैं, कोई एमपी हो गया, विधायक हो गया, वे खुद कह रहे हैं इन बातों को, कि जब आप निजी तौर पे उनसे बातचीत करोगे आप समझ जाओगे वो तनाव में है, वो जान रहे हैं कि गांव की भावना हमारे खिलाफ है। यूपी में तो अभी जिला पंचायत और पंचायत के चुनाव होने थे, वो बार बार टाले जा रहे हैं। यूपी में अब असेंबली चुनाव की अगर हम बात करें, पंचायत चुनाव के अलावा, तो असेंबली चुनाव में भी अब 1 साल का तकरीबन वक्त रह गया है। जिस तरह का किसानों का ये आंदोलन चल रहा है, क्या आने वाले दिनों में, जिस तरह से आपने पंचायत चुनाव का जिक्र किया, क्या पंचायत चुनाव और इसके अलावा असेंबली चुनाव पर इस किसान आंदोलन का सीधा सीधा असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। किसान की कमर तोड़ने का काम सरकार कर रही है, तो निश्चित तौर से ये किसान मतदाता भी है, और ये बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल वोट बैंक है। ये अकेले नहीं चलता, किसान के साथ कामगार चलता है, किसान के साथ देश के और वर्ग चलते हैं, एक सभ्य समाज में सभी लोग जो न्याय संगत सोच रखते हैं वह चलते हैं। तो सत्ता पलटने की हैसियत इस देश का किसान रखता है, और इसलिए सरकार को सतर्क रहना चाहिए। बिल्कुल। जयंत चौधरी जी, मेरा एक आखिरी सवाल, कि जाहिर सी बात है यूपी चुनाव को देखते हुए बहुत सी पार्टियां एक्टिव हो गई, और खासतौर से मैं अगर तस्करा करूं असदुद्दीन अवैसी की पार्टी MIM, उसने यूपी में दस्तक दे दी है। मेरा सवाल सीधा सीधा यह है कि आप लोगों की पार्टी, या जो पार्टियां अपने आप को सेकुलर कहती हैं, जो सेकुलर पार्टियां हैं, क्या उनके सामने एक बड़ा चैलेंज होगी MIM? देखिए, कट्टरपंथी तो कोई रास्ता नहीं है। मैं ओवैसी साहब के लिए नहीं कह रहा, मैं जनरली कह रहा हूं कि आदमी इस देश में वही है जो बीच के पटरी पर चलना जानता है, वही देश को चला सकता है, और उसी को लोग पसंद भी करते हैं। दंगा फसाद की बातें बहुत हो चुकी। योगी जी तो मुगल हिस्ट्री प्रोफेसर की तरह भाषण देते हैं, औरंगजेब से आगे वो बढ़ नहीं पाते, और वही लव जिहाद और इस तरह के काल्पनिक मुद्दे उन्होंने बनाए। वो चाहते ही हैं कि कट्टरपंथी आए, वे चाहते ही हैं कि ध्रुवीकरण हो, कट्टर हिंदू उनकी तरफ जाए और जो दूसरा पक्ष है वह कमजोर हो जाए। तो ऐसे में एक फर्टाइल ग्राउंड मिलता है लोगों को। MIM की अपनी एक हैसियत है, एक पार्टी है। ओवैसी साहब एक इंटेलेक्चुअल हैं, और मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं, समझता हूं, मेरा उनसे कोई वो नहीं, बैर नहीं। बट यहां जैसा मैंने कहा कि हर आदमी को सोचना होगा, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, उसको सोचना होगा कि हम किस पहचान को लेकर राजनीति करना चाहते हैं। मुझे लगता है किसान की पहचान आज एक ऐसी है जो आप देख रहे हो कि पूरे देश में जो क्रांति ले आई,
बीजेपी को हिलाने का काम किसान ने किया है। अगर किसान बन के ही मतदान करेंगे तो फायदे में रहेंगे, और अगर वही हिंदू मुस्लिम और इन बातों को हम ज्यादा ध्यान दे देंगे तो बीजेपी के आगे हम कमजोर हो जाएंगे। तो मैं तो यही हिदायत देता हूं सभी को, और बाकी सभी पार्टियां आजाद हैं। आम आदमी पार्टी की भी अपनी योजनाएं हैं, शायद उत्तर प्रदेश में वे भी जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं जी। तो ये तो उनका अधिकार है आने का। नहीं, बिल्कुल, जमहूरियत इसी का नाम है कि हर कोई आज़ाद है कि वो अपनी इंतखाबात लड़ सकता है और अपनी बात रख सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जयंत चौधरी जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए, खास मुलाकात में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो नाज़रीन, खास मुलाकात में आज फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते फिर किसी अहम शख्सियत के साथ खास मुलाकात में फिर आपसे मुलाकात होगी। आदाब।